बीएड शिक्षा शास्त्री कर चुके ऐसे भी विद्यार्थी हैं। और ये जो हमारा जो शिक्षा पर्व है, या तो हम जो छात्राध्यापक हैं, हम अध्यापक बनने के लिए शिक्षा शास्त्री करते हैं, बीएड करते हैं। ये इसी के लिए बीएड, पहले जो है बीएड करने के बाद टीचर हो जाता था, अभी टीचर के लिए अभी सीटेट और अपने स्टेट की टेट अब बहुत ही आवश्यकता है। और इसमें जो टेट होता है, इसमें दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी के लिए, दूसरी जो होती है क्या है, अपर प्राइमरी के लिए। अर्थात एक से एक 5वीं तक होता है, और जो होता है एक 6ठी से लेकर के 8वीं क्लास तक के लिए होता है। ये पेपर 1, ये पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 के लिए जो है अभी जो कुछ दिन हालांकि पहले ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी में नहीं जाते हैं। इसको जो क्या कहते हैं, इसको पीआरटी कहते हैं, इसको पीआरटी कहते हैं। और इसे जो है 6ठी 7ठी तक जो है आप टीजीटी कहते हैं, क्योंकि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। ठीक, इसमें जो क्या है, हमें जो पेपर देना है, विशेष करके जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए 6वीं से लेकर के 8वीं तक। किस लिए? आप जहां जाएंगे कि VS में आप किसी पोस्ट में जाएंगे डालने के लिए, उड़िया हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, आपको टीजीटी पूछा जाएगा। ठीक, आप बीएड किए हैं तो आप टीजीटी में जाएंगे, और बीएड के अलावा और कोई किए हैं, कुछ सब्जेक्ट की सीटी आदि किए हैं, तो आप पीआरटी में जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, 6 to 8 जो पेपर 2 है आपको क्वालिफाई कर लेना चाहिए। अगर आपके पास 6 से 8वीं तक का नहीं है तो आप टीजीटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, चाहे भारत का किसी भी प्रांत का हो। ऐसे है जो दिल्ली आदि प्रांत में वहां अपना टेट नहीं होता है, सीटेट होता है। तो सीटेट बहुत ही अनिवार्यता है। ठीक है, सीटेट अब हम देंगे एग्जाम, प्रस्तुति हो गए हैं, फॉर्म भर दिए हैं। प्राय विद्यार्थी जो विद्यार्थी हैं भारत के किसी भी प्रांत से, वो फॉर्म भर चुके हैं। अभी जो है हमें क्या करना है, कैसे प्रारंभ करना है पढ़ाई के लिए, इसमें जो किस तरीके का प्रश्न आता है, पहले का जो प्रश्न देख लीजिए उसी तरह का होगा। लेकिन यह जो एग्जाम है इस बार जो है 20 दिन तक चलने वाली है। ठीक है, 20 दिन में अगर चलने वाली है तो इसमें कई सेट बनेंगे। 20 दिन में पहला दिन का एक सेट रहेगा, दूसरे दिन का दूसरा सेट रहेगा, क्योंकि ना ये ऑनलाइन बेसिक होगा। किसी के एक दिन का क्वेश्चन एक ही पैटर्न रहेगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे दिन वही क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये पहली बार जो है कंप्यूटर व सीबीटी के बोर्ड पे होगा, तो आप उसी तरीके से प्रश्न कहां से भी आ सकता है, तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा बनता है। ठीक, क्योंकि इसका रीजन है लगभग आप 20 दिन का एग्जाम देंगे। पहला दिन किसका होगा, सेकेंड दिन किसी का होगा, थर्ड दिन किसी का होगा, चाहे किसी राज्य में अलग हो सकता है, चाहे किसी भाषा के तरीके से अलग हो सकता है, चाहे अपने मैथ साइंस वालों का अलग हो सकता है 15 दिन, अपने सोशल साइंस वाले का 15 दिन हो सकता है। तो इसी तरीके का 20 दिन से ज्यादा एग्जाम होगा, तो आपको उसी आधार पर प्रस्तुति कर लेना चाहिए। ठीक, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अभी जो है अभी हम चर्चा करेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 4 में 2 होता है, ये भी 4 है। तो इसमें देखिए पहला यूनिट जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, आप जो पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें 30 प्रश्न होते हैं और 30 मार्क का होता है। सभी में 30-30। देखिए, कंपल्सरी लैंग्वेज में आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क का, कंपल्सरी लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क का। लेकिन यूनिट 4 और भी में ऐसा है कि आपको 60 मार्क का एग्जाम देना है। लेकिन आप इसमें से कौन से विषय चर्चा करेंगे, इसमें कौन से विषय को चयन करेंगे, पहले मैं एक से आता हूं। जो आप बीएड में पढ़ रहे हैं, थर्नडाई का सिद्धांत, गार्डनर का सिद्धांत, पाब्लो का सिद्धांत, वही आने वाला है। इसमें कोई विद्यालय प्रबंधन, मैनेजमेंट आदि का कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसमें आपका जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी आदि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है आपका बीएड में भी इसी तरह का यहाँ प्रश्न है। लैंग्वेज 1 में क्या है, आपको 2 भाषा चयनित करना है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। इसमें क्या है 20 भाषा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीटेट के जो गाइडलाइन है, इसमें आपको दे रखा है 2 लैंग्वेज, ऑप्शन 2 लैंग्वेज। इसमें 20 लैंग्वेज है, 1 2 3 4 5 6 देख रहे क्रमशः। तो आप किसी भी 2 भाषा को चयनित करेंगे। अगर मेरी सलाह लेंगे तो मैं ये बताऊं आपको, पहले अपनी मातृभाषा लीजिए, दूसरी जो है मदर टंग, आपने जो पहला लैंग्वेज में क्या है मदर टंग लीजिए, MOT। ठीक,
और सेकंड में आप लीजिए जिस विषय में आप पढ़ाई किए हैं, अगर जिस विषय में आपके पकड़ है, कोई लैंग्वेज स्पेशलिस्ट बोल रहा हूँ, जैसे कोई हिंदी से स्पेशलिस्ट है, कोई संस्कृत से है, कोई उड़िया से स्पेशलिस्ट है, तो आप दूसरी भाषा को लें। जैसे उड़िया वाले हैं तो अपनी भाषा उड़िया में ले, दूसरी भाषा अंग्रेजी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं। कोई हमारे बंगाली का है तो जैसे बंगाली वालों का 4 नंबर है तो वो अपने बंगाली फर्स्ट भाषा में ले, सेकंड भाषा में अंग्रेजी ले या हिंदी ले या संस्कृत ले, जो अपनी रुचि के अनुसार ले सकते हैं तो अपनी भाषा में। तो इसमें क्या होता है, 2 लैंग्वेज आपको चयनित करना पड़ता है। तो पहला लैंग्वेज आपका कोई जो रखते हैं, दूसरे में वही लैंग्वेज नहीं रखना है, क्यों आपका कंपल्सरी वो जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको उसमें लेगा ही नहीं। दूसरी बात, इसमें यूनिट जो होता है 4 और 5, ये 4 यूनिट जो है अपने मैथमेटिक्स जो साइंस वालों के लिए होता है। जो आर्ट्स का विद्यार्थी है उसी के लिए ये मैथमेटिक्स नहीं आवश्यकता है। जो साइंस का है उसी के लिए, जो पीसीएम सीपीजेड आदि पढ़ाई किए हैं उनके लिए ये मैथमेटिक्स साइंस चाहिए। जो आर्ट्स का विद्यार्थी है, संस्कृत से पढ़ रहा है, कोई उड़िया से पढ़ रहा है, कोई हिंदी से पढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या है, आपको सोशल स्टडी लेना है। तो सोशल स्टडी आपको चयनित करते हैं तो आपको 60 मार्क का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो 60 मार्क के लिए देखिए सभी विषय में आपको पेडागोजी छोड़ करके 50-50% ये कर लेना है। इसमें जो है 60 मार्क का 40 मार्क का जो है आपका सब्जेक्ट आएगा, 20 मार्क जो है आपका पेडागोजी। सोशल साइंस के आपको 20 मार्क का पेडागोजी देना है। इसमें ऐसे लैंग्वेज में क्या है, आपको लैंग्वेज में दिखाता हूं। अभी लैंग्वेज में क्या है, 30 मार्क का है तो आपको इसमें 50-50 करना है। कैसे, इधर 15 रखना है आपको। ठीक, 15 मार्क में इसमें ये जो 15 मार्क है आपका, लास्ट वाला 15 मार्क आपको देना क्या है, आपको मेथोलॉजी देना है। और इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट देना है। ठीक, ये आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात है, ये जो आप जो सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो आपका कैसे देंगे सब्जेक्ट का, तो इसमें होता है आपको किसी प्रकार एक प्रोज देगा या तो कहीं पोएट्री आपको देगा। जो पहला पेपर लेंगे, जो पहला पेपर में आप अगर लेते हैं, कोई विद्यार्थी हमारे लेता है पहला पेपर में हिंदी, तो उसको जो है पहला पेपर में आपको एक गद्य मिलेगा, दूसरे में एक पद्य मिलेगा। लेकिन जो दूसरे लैंग्वेज में, अगर कोई दूसरे लैंग्वेज में लेता है, उड़िया इंग्लिश लेता है, तो इसमें क्या है, दोनों आपको गद्य ही मिलेंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको गद्य में पकड़ अच्छा है या तो पद्य में पकड़ अच्छा है, तो आप गद्य में अच्छा है तो आप क्या कीजिए, आप जो है दूसरे वाले को लीजिए, तो आपको क्या है, आपको ज्यादा मार्क मिल सकता है। किसी का पद्य में घबराहट होता है तो उसको फास्ट में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये रहा। तो दूसरी बात है, ये प्रश्न था, दूसरी प्रश्न हमने रखा था आपके सामने कि क्या मैंने प्रश्न रखा था जो हमारे ग्रुप में है, जो बता देते हैं। 2 प्रश्न और हैं, भाषा कैसे चयन करें मैंने आपको बता दिया, और दूसरी बात है एग्जाम के लिए कितने दिन है। मेरे हिसाब से अभी से अगर गिनती शुरू करें 1-2 करके, लगभग आपको करेक्ट से 90 डे मतलब 3 महीना आपको मिलता है। ठीक, जैसे अक्टूबर नवंबर का 60 दिन हो गया, अभी चल रहा है आपका सितंबर का आपका 8 दिन, और उधर से दिसंबर का 15 दिन। तो लगभग आप देख लीजिए, लगभग 90 दिन में नहीं बन रहा है, तो आपको 90 दिन का टारगेट बना करके चल लेना चाहिए। क्यों, आप सोचेंगे बाद में करेंगे, 10 साल के बाद करेंगे। यह भारत है, इसमें बहुत सारे महामारी आते हैं, इसमें कभी बाढ़ आते हैं, कभी बन्या आते हैं। उस समय आपको घर में परेशानी, कहीं विद्यापीठ में परेशानी, कहीं यूनिवर्सिटी में परेशानी, इसी चक्कर में आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी से ही प्रारंभ कर लें। ठीक, ये है आपके लिए एग्जाम के लिए इतने दिन बाकी। दूसरी बात है, क्या पढ़ें, किसी भी तरीके का आपको गाइड बुक पहले नहीं पकड़ना है। किसी भी तरीके का बाजार से मिले हुए, ऑनलाइन से डिलीवरी होते हुए, फेसबुक में आपको बहुत सारे आपको मिलेगा एडवर्टाइज, उसी पुस्तक आप पर पढ़ते हैं तो आपको जीवन में कुछ उन्नति नहीं होने वाला। जो आपके बीएड में, शिक्षा शास्त्री में, कहीं भी किसी विद्यालय में पढ़े हैं, आप उसी नोट को पढ़िए। भाषा शिक्षण में आप जो पद्धति पढ़े हैं उसी को ही पढ़िए। जो मनोविज्ञान में आप साइकोलॉजी में जो पढ़े उसी को ही पढ़िए, वही आपके काम आएगा। किसी प्रकार का नोट कभी भी काम नहीं आएगा। हाँ, आप तभी नोट को पढ़ें
जब अपना पूरा कंटेंट, पूरा पुस्तक पढ़ लिए हैं, तभी आप किसी प्रकार शॉर्ट नोट या तो किसी कंपनी का, किसी जैसे उपकार आदि का किसी बुक आप उठाइए, लेकिन उससे पहले मेन किताब को पढ़ लीजिए। ठीक है, और आप कब पढ़ें बता दिया, क्या पढ़ना आपको बता दिया, कैसे प्रस्तुति करें। प्रस्तुति दिन में आपको लगभग 3 से 4 घंटा प्रस्तुति करना है पर डे। आपको 3 से 4 घंटा प्रस्तुति करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 यूनिट है, तो आपको 3 से 4 घंटा ही देना है। भाषा के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन भाषा के लिए आपसे 1 से 2 घंटा देंगे, लेकिन 2 घंटा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल स्टडी के लिए देना है, क्योंकि सोशल स्टडी में 60 मार्क होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। इसलिए आपको सोशल स्टडी के 6वीं से लेकर 8वीं तक का पेपर, देखिए 6वीं से लिखा है ना, 6वीं और 8वीं, इसमें जितना भी है सब्जेक्ट, क्या है, हिस्ट्री है, हमारे अतीत पार्ट 1, हमारे अतीत पार्ट 2, हमारे भूगोल, ऐसे जो पुस्तक है इसमें उसी को पूरा पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। तो इसका जो है आपको 40 मार्क का आएगा, इसमें आपको बताया था मैंने, और 20 मार्क का जाओ क्या है आपको मिलेगा मेथोलॉजी का। विद्यार्थी सोचते हैं हम तो सोशल साइंस पढ़ के आए हैं तो दे दें, इसमें नहीं ऐसे कुछ बात, आपका अनुभव होगा, लेकिन मेरे अनुभव से मैं बताता हूं, बहुत आपका क्लिष्ट प्रश्न होते हैं। किसने कहा ये सही है या गलत है, ए का कथन गलत है, बी का गलत कथन सही है, इस तरह का घुमराहट वाले प्रश्न ज्यादा बनते हैं, इसलिए बहुत ही कम मार्क आ जाते हैं, 60 से 30-25 आ जाते हैं। हालांकि बच्चे पास ही हो जाते हैं, लेकिन अच्छे लेने के लिए आपको मूल ग्रंथ, हो सकता है आपके पास पुस्तक नहीं है तो ईपीजी पाठशाला जो अपना एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, गवर्नमेंट का ही वो चीज है, एनसीईआरटी से उपलब्ध है, या तो एनसीईआरटी वेबसाइट में जाकर आप पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए, उसी को मेन कंटेंट को पढ़िए, नोट बनाए। बिना नोट का आप किसी भी प्रकार का ऐसे शॉर्ट नोट न पढ़ें जिसमें कि आपको क्षति हो। ये हमारी तरफ से सलाह है या आपको प्रार्थना है, आपको आदेश से जो भी समझे, ये आपके लिए गाइडलाइन मैंने दे रखा। ठीक, किसी का कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसी का प्रश्न भी चर्चा कर लेंगे। शायद मेरे तरीके से मैंने जितना बताया, लैंग्वेज कैसे चॉइस करना है, आपको लैंग्वेज कौन सी देना है, आपको बता दिया। अभी दूसरी बात है, मैं आपको मेरे तरीके से, मेरे तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी भी चार्ज नहीं होगा। आपको संस्कृत का जो पेपर लेंगे उनके लिए 30 मार्क का, दूसरी है उड़िया लैंग्वेज जो लेंगे 30 मार्क का उसके लिए, और 60 मार्क का जो लेंगे सोशल साइंस में 90 मार्क का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिन में 2 से 3 बार, सुबह 1 बार, शाम को 2 बार आपको YouTube मेरे चैनल पर 2 आपको क्लास मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरीके से हमारे इस यह जो सीटेट 2021 को चलाने के लिए 5 विद्यार्थी हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, एक्सपीरियंस है, सीटेट क्वालिफाई है, वो आपको पढ़ाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो इसीलिए आपको 90 मार्क का बताएंगे, लेकिन 30 मार्क का जो है आपको अपने विद्यालय से, जो विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हैं, आपको वहीं से ही पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि मेरे तरीके से आपको लैंग्वेज 1 जो बताया संस्कृत और उड़िया लैंग्वेज, पेपर 2 का जो लैंग्वेज आप पहले में ले, दूसरे में ले, वही विषय है, कोई इसमें कंटेंट अलग नहीं है, तो ये विषय मेरे से चर्चा होगी। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताया आपको लगभग 5-7 दिन के बाद आपको मिलेगा सोशल साइंस का, आपको क्लास मिल जाएगी मेरे तरफ से। ठीक है, तो आप इसमें क्या है, कैसे प्रस्तुति करना आपको मैं सज्जता के साथ बता दिया, लेकिन किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उस प्रश्नों को मैं आपसे साझा करूं जिसमें कि किसी का गलत न हो। मैथ पढ़ेगा क्या, देखिए पेपर 2 या पेपर 1 ले, उसमें आपको पहले देखिए कि पेपर 1 में क्या है। पेपर 1 में मैथ है, लेकिन पेपर 2 में मैथ नहीं है सोशल साइंस वालों के लिए। ये कंटेंट को आप समझे, मैंने कंटेंट आपको दिखा रहा था यहाँ पर कि आपके सिलेबस देखिए पहले, इसमें क्या है, यूनिट जो मैथ साइंस वाले हैं आपको मैथ आएगा, लेकिन सोशल साइंस वालों के लिए नहीं है। तो यूनिट 3, ये तीनों यूनिट में तो आपको नहीं है, ये पेपर 2 का है। अगर पेपर 1 देखें
पेपर 1 में देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क का, लैंग्वेज 1 30 मार्क का, लैंग्वेज 2 30 मार्क का। लेकिन जो पेपर 1 देते हैं उनके मैथमेटिक्स 30 मार्क का है, और ये जो ईवीएस स्टडी होता है, एनुअल स्टडी, इसमें 30 मार्क का होता है पेपर 1 के लिए। जो बीएड के हैं प्राय उनके लिए पेपर 1 आवश्यकता नहीं होता है, अगर कोई देना चाहता है तो दे सकते हैं, इसमें हमारे तरफ से कोई नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा गया देखिए प्राइमरी स्टेज जो पीआरटी के लिए होता है वो पेपर 1 देना होता है, लेकिन बीएड वालों को ज्यादा तरीके से पीआरटी में नहीं रखते, मैं जितना जानता हूं, लेकिन आप हो सकते हैं तो दे सकते हैं। ठीक, ये प्रश्न शायद पूछे थे हमारे रेखा वारिक जी, मैंने आपको बता दिया शायद। जो हमारे लाइव से हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसमें जाके व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, मैं अपना आज का विषय शुरू करता हूं। देखिए, मैं आज संस्कृत पढ़ाना शुरू करता हूं, तो इसलिए मैं आपको कुछ विषय बताता हूं। इसमें क्या है, आपको विषय में ऐसा कोई नहीं है कि सिलेबस देखिएगा तो आपको मिलेगा नहीं कि आपको संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक प्रकार पढ़ना है, पद पढ़ना है, विशेष विशेषण पढ़ना है या रूढ़ी पढ़ना है, ऐसे कुछ है ही नहीं। इसमें ऐसे कुछ लिखा ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है। तो इसलिए क्या है, आपको समासी कुछ पढ़ना है। क्यों, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। देखिए, मैं क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है हमारे पास उपलब्ध है ऑनलाइन पर, आप देख लीजिएगा, तो आपको उसमें बताते हैं। मैं आपके सामने संस्कृत का पेपर रखता हूं। ठीक है, देखिए मैंने बताया था संस्कृत का पेपर होता है 16, कोड नंबर 16 होता है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो ये आप सभी जो लेना चाहता है तो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जाके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है भाग आई भी संस्कृत के लिए, भाग भी संस्कृत के लिए है, क्योंकि संस्कृत पेपर है। जो पेपर 1 के रूप में लेंगे उनसे 91 से 91 से 120 तक एग्जाम देना है। जो पेपर 2 के तरीके से चयनित किए होंगे वो 121 से 150 तक आपको प्रश्न सॉल्व करना है। क्योंकि ना आप 2 बार में अगर संस्कृत पेपर 1 में लेते हैं तो संस्कृत 2 में आपको नहीं मिलेगा, तो पेपर को अलग तरीके से आपको चयनित करना है। ठीक, दूसरी बात है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखा है, चतुर्थ भाग से पार्ट आई भी, ये सब लिखा है। इंट्रोडक्शन देखिए, इसमें आपको बता रहा था कि जो पेपर 1 की तरह लेंगे, भाषा 1 की तरह लेंगे, तो आपको पहले बताया था मैंने कि आपको मिलेगा, क्या मिलेगा इसमें, एक गद्य मिलेगा। ये देख रहे हैं आपको इतना बड़ा गद्य मिल रहा है, इसमें 91 से 99 9 प्रश्न मिल रहा है इतना बड़े में। इसमें देखिए ये सब्जेक्टिव प्रश्न है इस विषय में, ये भी युद्धो भूम एकत्रिता कह पतितः आसीत, ये भी आपको मिलेगा। इसमें क्या है, संस्कृत इसी में इसी का है। स्व, ये भी विषय जो इसी सब्जेक्ट का है। ठीक है, ये भी सब्जेक्ट का है क्वेश्चन। ये देखिए आपको मैंने 95 वाला क्वेश्चन येलो किया है, जीवंती इति पदद्वयस्य मिलित्वा अर्थ। इसी में एक जीवंती शब्द है, लेकिन इसमें ये पदद्वय जो है मिलकर के क्या है, ये ग्रामेटिकल प्रश्न है। अजीवन, ये ग्रामेटिकल प्रश्न है। ठीक, इसमें विभक्ति एक पूछ रखा है। ठीक है, ये आपको विभक्ति, सकारण विभक्ति आएगा, विग्रह आ सकता है, संधि आ सकता है, समास भी आ सकता है, ये अव्यय आ सकता है, कारक आ सकता है। ठीक, ये 9 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न बनता है आपका ग्रामेटिकल, 6 प्रश्न बनता है आपका इस चैप्टर से। दूसरे में आता है आपको 100 से 105 तक का। इसमें देता है आपको पोएट्री देता है, जो पद्य देता है आपको। इसमें भी आपको कितना मिलता है, इसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। तो ये 5 प्रश्न देखिए, पंचपितृषु नः कह न गण्यते, यहाँ पर दे रखा है पंचपितृषु कह न गण्यते, इस श्लोक में कहीं पर लिखा है, तो आप उसमें से चर्चा करेंगे। धीरत्वम, ये भी पद्य में है, प्रभुत्वम, ये भी पद्य में है, और इति पदे न कविता कह अलंकार। अगर पद्य में आपका आता है तो पद्य में एक अलंकार भी पूछ सकता है, इसमें विग्रह पूछ सकता है, किसी प्रकार कारक भी पूछ सकता है। तो इसलिए आपको अलंकार भी देखना है, आपको कारक, संधि, समास, जो मेन चैप्टर 6 चीज है, आपको ये विपरीत शब्द है या तो गच्छति स्म, ये किस तरीके का पद है, ये पूछता है। तो मेरे हालांकि जो मैंने जो बताया शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट को देख के मैं आपको सलाह भी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो जैसे ज्यादा आपको गाइडलाइन दे दिया, ज्यादा इतना मेरे विचार नहीं था मैं आपको समझाऊं, विषय था मेरा समाज चैप्टर प्रारंभ करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, हम समाज चैप्टर प्रारंभ करेंगे। ठीक है, समाज चैप्टर प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि
ज्यादा तरीके के हमारा जो प्रश्न पड़ता है समास से ही आता है, और आप सभी समास में पारंगत है। ऐसे कोई नहीं कि हमारे विद्यार्थी समास नहीं जानते, लेकिन यहाँ समास डायरेक्ट नहीं पूछता है, इसमें विग्रह पूछता है। राज्ञः पुरुषः, तो इसका राज्ञः पुरुष का विग्रह कीजिए, पीताम्बर का विग्रह कीजिए, लंबोदर का विग्रह कीजिए, इस तरीके का आपको प्रश्न आएगा। तो मैं आपको समास का पहले प्रारंभ करता हूं, क्योंकि ना छोटे छोटे विषयों को आपको कवर करना है। आप सोच रहे होंगे अभी हम समास क्यों देखें, अभी विभक्ति क्यों देखें, अभी कारक क्यों देखें, यह नहीं, आपको हर विषय को अभी से टच टच करके जाना है। अब दिसंबर के 1 तारीख से लेकर के हर विषय का आप रिवीजन करना है डेली। काउंट मतलब डेली आपको क्या है, दिसंबर 1 तारीख से एग्जाम डेट आपके आते तक, चाहे जनवरी हो या तो दिसंबर 31 तक हो, आपको डेली उसी विषय को रिपीट करना है। जो सुबह पढ़े उसी को शाम पढ़िए, फिर दूसरे दिन दूसरे विषय को पढ़िए, उसी को फिर शाम को पढ़िए। दिन में 2 बार उस समय रिपीट करेंगे, लेकिन अभी से सभी विषयों को एक एक बार नजर कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो समास को प्रारंभ करते हैं। तो अतः जो भी हमारे संस्कृत के विद्यार्थी हैं, इनको बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो भी कोई अदर सब्जेक्ट से जुड़े हैं, तो सोशल साइंस का समय मैं आपको यहीं पर बताऊंगा, लेकिन मेरा जो क्लास टाइम रहेगा लैंग्वेज का, सुबह 8 AM, शाम को 8 PM आपका लैंग्वेज क्लास रहेगा। लेकिन जो सोशल साइंस का क्लास रहेगा उसके लिए मैं आपको टाइम बता दूंगा शुरू होने से 5 दिन पहले। ठीक, थैंक यू इतिश्री दास। जो भी सुन रहे सभी को थैंक यू, वेरी वेरी स्वागतम। तो चलिए समास को प्रारंभ करते हैं। ज्यादा नहीं करना है, हमको रिवीजन ही करना है। ठीक, समास का परिभाषा, समास के परिभाषा में बहुत कुछ परिभाषा है, आप सभी जानते हैं। समासनम समासः अर्थात अनेकस्य पदस्य एकपदी भवनम समास, अनेक बहुत सारे पद हैं, इसी को एकत्रित करना समास कहते हैं। जैसे सीताया पति ही, सीता पति ही। ठीक, सुबंतानाम भवति न तो तिङन्तानाम, ये जो समास जो है सुबंतों का होता है, न तो तिङन्तानाम। ऐसे प्रश्न आ सकता है, एक प्रश्न किसी तरीके से ग्रामर पूछ लेता है, कोई आता है, तो समास कैसा भवति, समास सुबंतानाम भवति। के सुबंतः, सु और जस, अम और सस, ताभ्याम भीस, ये सुबंत होता है। ठीक, तिङन्त कौन सा होता है, तिङन्त तिप्त जे सिप्तस्थ, ये होता है। तो केसाम समास न भवति, तिङन्तानाम समास न भवति। ये आपका पहले ही पढ़ाया चीज है, आपको अभी रिवीजन हो रहा है। दूसरी आपको देखते हैं, दूसरी क्या है स्लाइड में, समास युगपद भवति, द्वयो द्वयो सुबंतयो, दो सुबंत पद का ही होता है। बालक युक्त सु, ठीक है, बालक युक्त सु, बालकः बालकः बालकौ, इसी तरह का समास आपका बनता है। सुबंत दो सुबंत जोड़े पद का ही बनता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, ये युगपद पद है, इसमें ही आपका जो है क्या होता है, आपका समास बनता है। ठीक, इसमें और है राजपुरुषागमनम, राज्ञः पुरुष राजपुरुष, राजपुरुषस्य आगमनम, राजपुरुषागमनम। और एक शब्द देखते हैं उदाहरण के लिए, हरिहर गुरवः, हरिहर गुरवः। हरिहर गुरवः क्या है, तीन व्यक्ति इसमें, एक है हरि है, दूसरा है हर है, तीसरा है गुरु है। तो हरिश्च हरिश्च गुरुश्च, हरिहर गुरवः, ये किस तरीके का समास है आपको बाद में बताएंगे, अभी उदाहरण ही देख रहे हैं। चौथा डेफिनेशन देखते हैं हम। चौथा डेफिनेशन आपको मिलता है, परस्पर अन्वितयोः, परस्पर अन्वितयोः सुबंतयोः समास भवति। परस्पर अन्वित होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर क्या है, सहारा लेके रहते हैं। बिना सहारे वाला का कोई नहीं रहता दुनिया में, सबका सहारा है। इसी तरह दुनिया में जितने भी शब्द हैं, उसी का कोई ना कोई सहारा होता है। ठीक है, जैसे राज्ञः पुत्रः, ये राजपुत्र, ये सुबंत वाला एक पद है, तो इसी में समास बनता है। अगर राज्ञः पुत्र के अलग कोई लेते हैं, जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पर देख रहे हैं, भवति दर्शनम राज्ञः पुत्रः चौरस्य धावति। इसमें देखिए किसी पद तो है सुबंत पद, लेकिन इनका किसी के साथ किसी से जोड़ी नहीं बन रहा है। इसमें क्या है, परस्पर अन्वित नहीं हो रहे हैं, परस्पर अन्वित नहीं हो रहे, इसलिए यहाँ पर समास नहीं हो रहा है। तो अत्र राज्ञः दर्शनम अन्वयः, पुत्रस्य चौरे अन्वयः, अतः राज शब्दस्य पुत्र शब्दस्य परस्पर अन्वय अभावात् न समासः। ठीक, पांचवें में क्या डेफिनेशन है, समासे पूर्वत्र श्रूयमाणं पदम पूर्व पदमिति, उत्तर श्रूयमाणं पदम उत्तर पदमिति व्यवहृते।
आप सभी जानते हैं ये प्रश्न आता है, पूर्व प्रधानम किम, उत्तर प्रधानम किम, मध्य प्रधानम किम, ये समास में प्रश्न आता ही है और इसमें सीटेट में नहीं आएगा बोलकर हम कोई ऐसे गारंटी भी नहीं देंगे। आप देख रहे हैं सीटेट 2021 जो समास प्रकरण है एपिसोड 1 हमारी तरफ से देख रहे हैं, जो लैंग्वेज कोड 16 में आप चयनित किए हैं। ठीक, पांचवें में जो डेफिनेशन दे रखा है समास में, आप सुनते हैं पूर्व पद उत्तर पद, तो चौरात भयम, चौर भयम आप सभी जानते हैं, तो चौरात यह है पूर्व पदम और भयम ये उत्तर पद। तो किसी किसी शब्द में जिसमें आपको कर्ता कर्म क्रिया मिलेगा, इसमें पहले तो सामान्य रूप से देख रहे हैं दो पद वाला, तो चौरात भयम, चौर भयम ये दो पद वाला आपने देखा, जिसमें विग्रह, जिसमें पूर्व पद उत्तर पद को आपने समझा। इसमें आता है एग्जाम में तो समास आएगा, इसमें कौन सी समास है, द्वितीय तत्पुरुष है या नए तत्पुरुष है या द्विगु है या द्वंद्व है, ये तो आपको सामने इस तरीके का प्रश्न तो आएगा ही। लेकिन ज्यादातर प्रश्न आता हमारा विग्रह से बनता है, जैसे वृक्षमूलम दे दिया, इसका विग्रह कीजिए ना, वृक्षमूलम विग्रह, वृक्षमूलम वृक्षमूलम, इस तरह का विग्रह आता है। तो विग्रह क्या होता है ये समझ लीजिए। विग्रह जो होता है वृत्ति अर्थ, वृत्ति अर्थ बोधकम वाक्यम विग्रह, जो वृत्ति जो अर्थ को बोध करता है, जो ज्ञान कराता है, जिसके द्वारा से, जिसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को विग्रह कहते हैं। ठीक, जैसे वृक्षमूलम इति समासः, तो वृक्षस्य मूलम वृक्षमूलम अर्थात वृक्ष का मूल, अर्थात वृक्षस्य मूलम षष्ठी विभक्ति एक वचन, मूलम वृक्ष का मूल अर्थात वृक्षस्य मूलम वृक्षमूलम, यह विग्रह होता है। राज्ञ पुरुषः, ठीक, पीताम्बरः, इसी तरह आप किसी भी शब्दों को लेते हैं तो आपको वहां पर विग्रह देना पड़ेगा, जैसे कृष्ण से समीपम उपकृष्टम, ठीक, और आपको ऐसे बहुत सारे हैं, शास्त्रे निपुणः, शास्त्र निपुणः, तो इसी तरह आपको अनेक सारे विग्रह मिलेंगे। तो एग्जाम में वही प्रश्न पूछेगा, आपको विग्रह कीजिए, तो विग्रह का ज्यादातर प्रश्न बनता है। तो समास में विग्रह आपको पूरी क्लियर होना चाहिए। आपको अभी थ्योरी क्लास बता रहे हैं, ठीक है, आपको अभी थ्योरी बता रहे हैं, फिर इसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसमें कौन सा विग्रह होगा। इसी तरह एक एक क्वेश्चन का चार आपको बहुविकल्प वाला मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह मिलेगा, राज्ञः पुरुषः, राजानां पुरुषः, राज्ञस्य पुरुषः, राजा पुरुषः, आपको इसी तरह का ज्यादा ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सही उत्तर चॉइस करना है, ये आपको क्लास के बाद आपको लिंक में मिलेगा, आपको उसमें सही उत्तर चयन करना है। जो हमसे पढ़ेगा तो उसी को तो होमवर्क तो देना ही, यही तो अपना कार्य है। ठीक, दूसरी बात, विग्रह कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो ध्यान रख लीजिए, क्यों ना इसी का ही प्रश्न बनता है। विग्रह दो प्रकार का होता है, एक स्वपद विग्रह और स्वपद विग्रह। जो भी है हमारे जो संस्कृत का विद्यार्थी नहीं, लेकिन जो भी देना चाहते हो तो पढ़ेगा हमसे, तो उसमें क्या है, एक बोलते हैं लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह जिसे हम कहते हैं। तो इसमें ज्यादा नहीं निपटना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए स्वपद विग्रह और अस्वपद विग्रह बोल के दो विग्रह होते हैं समास में। ठीक, फिर दूसरी बात है समास भेदा, समास के कितने भेद हैं, समासस्य द्विधा भेद। ठीक, समास के कितने भेद हैं, समास के दो भेद हैं। ठीक, समास के दो भेद हैं, कौन से, एक है केवल समास, दूसरा है विशेष समास। केवल समास में एक ही रहता है, पूर्वम भूत भूतपूर्व, और विशेष समास में आपको मिलेगा तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। ये होता है आपका समास में भेद। टोटल हो कितना है आपको आगे फिर दिखाता हूं मैं। समास, तत्पुरुष समास के क्या क्या होते हैं, सामान्य तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, दिगु, नए प्रभुत, ये समास होते हैं। बहुव्रीहि समास में सामान्य होता है, फिर विशेष होता है। द्वंद्व में इतरतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, और अव्ययीभाव समास होता है। तो इसी तरह का आपको प्रश्न मिलेगा, इसमें कौन सी समास है, अव्ययीभाव समास है या द्वंद्व समास है, माता च पिता च, माता पितारो। ठीक है, इसमें कौन सी समास है, सामान्य तत्पुरुष है, दिगु है, द्वंद्व है, आपको इसी तरह का प्रश्न पूछता है। तो आपको समास का हर एक चैप्टर को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक, दूसरी आप देखते हैं अभी समास अर्थ। तो समास में क्या अर्थ है, ठीक, समास में क्या अर्थ है, आप सभी सुन पा रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत, कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, ऐसे ही अपना समय ना गवाए, क्योंकि ना आपको बहुत ही हेल्पफुल के लिए आप
परिश्रम मेहनत करके आज से ही शुरू करें। सभी विद्यार्थी कम अच्छे अंकों से सीटेट को मतलब पार कर लें। ठीक, हम आपके कमेंट्स भी देख रहे हैं और पढ़ाई भी दोनों करा रहे हैं। समास अर्थ है, समास है पूर्व पदम उत्तर पदम च भवति। आपने देखा था समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद होता है। जैसे कि राज्ञः पूर्व पद है, जिसको आप फास्ट सेंटेंस कहते, फास्ट वर्ड भी कहते हैं या तो फास्ट वाक्य कहते हैं। राज्ञः पुरुष, राज्ञः प्रथम पद है और पुरुष दूसरा पद है, तो पूर्व पद उत्तर पद कहते हैं। इधर से ये युक्त बनने से पहले को कहते हैं पूर्व पद और इस लाइन पद को कहते हैं उत्तर पद। आप इतने ही ध्यान रखिए। ठीक, तब पूर्व पदस्य अपि अर्थ अस्ति उत्तर पदस्य भी अर्थ अस्ति। यहाँ पर जो कुछ भी चीज है इसका अर्थ है, यहाँ पर भी एक कुछ चीज है तो इसका अर्थ है। इजिकल टू ये भी कुछ बनता है तो इसका भी कोई अर्थ बनता है। जैसे आप सभी जानते हैं, एक बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ है, ठीक, यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ है, कोई जो सुपरवाइजर यहाँ रखा है और यहाँ पर बहुत सारे सीमेंट आदि रखा है। अगले दिन यहाँ तो छत की ढलाई होगा तो यहाँ पर समास बनता है। इसी तरह इसी पद का कोई समय कोई कंकड़ है तो इसका भी कोई मूल्य है, और यहाँ पर सीमेंट आदि छड़िया आदि जो है इसका भी कोई मूल्य है। तो इसलिए बोलता है कि इसका भी कोई अर्थ होता है और इसी का भी दूसरे में उत्तर पद का भी कोई अर्थ होता है, तभी जाके कोई सार्थक पद बनता है। और सार्थक पद बनता है तो उसी का समास होता है। जैसे हमने देखा कि एक उदाहरण में जिसका कोई शब्द का समन्वय नहीं हो रहा था वहां समास नहीं होता है। ठीक है, तो कदाचित पूर्व पदार्थस्य कदाचित उत्तर पदार्थस्य, शायद यहाँ गलत लिखा है, उत्तर पदार्थस्य कदाचित अन्य पदार्थस्य कदाचित उभय पदार्थस्य प्राधान्य भवति। किसी किसी समास में पूर्व पद का प्राधान्यता होता है, उत्तर पद का प्रधान होता है, अन्य पद का प्रधान होता है, उभय पद का प्रधान होता है। लगभग आप आधा घंटा सुन चुके हैं हमसे और थोड़ी देर के बाद बंद ही करेंगे चर्चा करके, जिसमें कि आप देख रहे हैं एक उदाहरण आया आपके पास, राजदूतो गच्छति, राज्ञः दूत इति विग्रह। राजदूतो गच्छति में राज्ञः दूतः राजदूतः, राजन जो मूल शब्द है राजन ये पूर्व पद है और दूतः ये उत्तर पद है और गच्छति जो है इसमें क्रियापद है। तो आपने देखा कि पूर्व पद है, उत्तर पद है और क्रियापद भी है, तो इसमें अपना अपना एक महत्व है। ठीक है, फिर दूसरी में देखते हैं पद टाइप्स, कितने टाइप से होते हैं ये आपने देखा। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययीभाव समास। अगर प्रश्न पूछता है का पूर्व पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान, पूर्व पदार्थ प्रधान किम पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययीभाव समास। कह पूछ सकता है कि कौन सी प्रधान द्वंद्व समास होता है ना, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद समान होता है उसमें द्वंद्व समास होता है। अर्थात द्वंद्व समास में उभय अर्थात पूर्व पद युक्त उत्तर पद ये द्वंद्व समास में समान होता है ना। इसमें देखिए बहुब्रीहि समास में ना पूर्व पद का है ना उत्तर पद का है, किसी और दूसरे अर्थ का जो निकलता है वो बहुब्रीहि है, जिसमें इसका होता है क्या यस्य सह पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः, इसमें क्या दूसरे और किसी चीज को बताता है। ठीक, तो ये आपने 4 टाइप्स आपने समझा। पद जो है कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, उत्तर पदार्थ प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान, उभय पदार्थ प्रधान, पूर्व पद प्रधान। तो आपको होमवर्क मिलेगा कि पढ़ने के बाद उत्तर पदार्थ प्रधान कह तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व अव्ययी तत् दिगु कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको उत्तर पद प्रधान कौन सा है तत्पुरुष उत्तर देना है। ठीक है, अगली देखते हैं स्लाइड में क्या है। इसका डेफिनेशन है जो मैंने पढ़ाया उसी का डेफिनेशन आप सभी जानते हैं, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेते हैं। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष क्या है, उत्तर पद से अर्थ यदि क्रिया अन्वित भवति, अगर क्रिया को उत्तर पद अन्वित करता है तो उत्तर पद बनता है, अगर अन्य पद को अन्वित करता है तो अन्य पदार्थ प्रधान होता है। जैसे पीतम क्षीरम पीता क्षीर एनम सह पीतक्षरः, अर्थात इसका अर्थ होता है बालः, जो शिशु होता है जो छोटे छोटे बालक होते हैं वो क्षीर पीने वाले होते हैं। इसी तरह का प्रश्न आपको आएगा तो बेसिक चीज आप समझेंगे तो आप कर पाएंगे। अगर किसी गाइड से आप बार बार तो रट्टा मारेंगे कर्मणि कुशल कर्म कुशल पीतम क्षीरम एन सह पीता क्षीरः राज्ञः पुरुषो राज्ञः पुरुष, आप रट्टा मारेंगे
तो रट्टा ही मारते रहेंगे, एग्जाम के समय हो सकता है रट्टा कभी फेल भी हो सकता है। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व मैंने बताया था, जहां पर पूर्व और उत्तर पद जहां क्रिया को अन्वय करते हैं वहां पर उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास। ठीक, जैसे आपको देखिए यहाँ पर उदाहरण मिला हुआ है कि राम कृष्ण, राम पूर्व पद है, कृष्ण उत्तर पद है, यहाँ पर युक्त वर्ण है। ठीक, तो रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ बालकश्च बालकश्च बालकौ, ये आपका उभय पदार्थ उभय पद जो है पद है समान है, इसलिए आपको यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। फिर चौथा लास्ट अंतिम में पूर्व पदार्थ प्रधान अव्यय भाव समास होता है। जैसे उपवृक्षम, उप होता है यहाँ पर अव्यय भाव, तो प्र परा ऐसे कुछ बहुत सारे अव्यय शब्द है, अधि अपि ऐसे कुछ उपसर्ग है जिसको कि क्या समास से पहले ही लगता है कि उपवृक्षम, अधि हरिम, अधि सेते, इस तरह का आपको बहुत सारे मिलेगा। तो उप जैसे पद लग करके यहाँ पर क्या है विग्रह शब्द बनता है, तो अव्यय भाव समास होता है। ठीक, तो ये रहा आपका समास का कुछ चैप्टर। तो मैंने समास में जितना सारा बेसिक चीज था आपको बताया मैंने। ठीक है, समास का ये आपने समास का परिचय देखा। कल जो है आपको इसी मेरे लिंक पर आपको 8 बजे मिलेगा, क्या है समास के अंदर की तत्पुरुष समास कैसे होता है, तत्पुरुष समास को हम कैसे समझें, और तत्पुरुष समास का भेद कितने हैं। आप सभी जानते हैं द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, हाँ, इसमें फिर कर्मधारय भी होते हैं, द्विगु होते हैं, आपने अभी समझा। तो इसी तरीके का आपको आगे आगे मिलेगा। तो शायद मेरे तरीके से जितना हो सकता है मिल गया। मैंने समास का परिचय दिया। तो क्लास आज समास से ही प्रारंभ किया, क्योंकि ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, सुबह कार्यम शीघ्रम, और ज्यादा प्रारंभ ही जल्दी ही कर लेना चाहिए। प्राय 1 घंटा आपने सभी ध्यान पूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी इस चैनल में जुड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट में सीटेट की प्रस्तुति करें सभी, और अपना जो टारगेट है उसको अचीव करें। यही हमारी दुआ है, आप सभी से प्रार्थना है, आप अपनी इच्छाओं को भी पूरा करें। ठीक है, आप सबको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दे करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं रखता हूं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, नमो नमः।